अभी सेकेंड राउंड में 8 ग्रुप्स है, पहले वाला 1 और ये 7। मैं नाम पढ़ लेती हूँ, उन सभी मंचों के साथी भी जो तैयार है वो आ जाए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी सुनीलम भाई को और सौम्या दत्ता जी को भी वो मंच पर आए, इस सेशन का थोड़ा संचालन में भी मदद करें। सुनीलम भाई पैलेस्टीन सॉलिडारिटी सेशन में भी थे तो वो उसका भी प्रेजेंट करेंगे, बट ओवरऑल इस सत्र के संचालन में भी वो मदद करें। सुनीलम भाई से रिक्वेस्ट है। सौम्या दत्ता जी भी अगर आ गए हैं तो उनसे भी आग्रह है कि वो भी आए। क्लाइमेट जस्टिस फोरम में ऑफकोर्स सौम्यदा है, उनके साथ नीलम और अनमोल ये साथी भी आए। जलवायु न्याय मंच, उसके बाद नज़र न्याय और जवाबदेही का जो मंच है वकीलों का, उसमें खलील उर रहमान, उर्वायन और वर्तिका ये साथी भी कृपया मंच पर आए। युवा और छात्र मंच ऑल इंडिया इनकलाबी यूथ एंड स्टूडेंट्स अलायंस से हेमंत, राही और सुनील जेजेस ये साथी भी आए। ऑल इंडिया वर्कर्स फोरम से सिस्टर लिजी, आशीष और रामबेटी ये साथी भी कृपया मंच पर आए। नागरिकता का जो ग्रुप था सिटीजनशिप एंड अदराइजेशन, उस ग्रुप का को फैसिलिटेटर्स एडवोकेट एल्बर्टीना, पासरुल आलम और विनीत मुंडू ये साथी भी आए। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के ग्रुप में जो चर्चा हुई उसका फैसिलिटेशन जिन साथियों ने किया, प्रियदर्शनी, प्रवीण पीटर और प्रसाद चक्को। आशा है कि सभी साथी है हॉल में, तो जल्दी से प्लीज सभी साथी मंच के पास आए और हम शुरू करें। एंड पैलेस्टाइन ग्रुप से फिरोज भाई एंड सुनीलम भाई, नारीवादी मंच के साथी अगर आ चुके हैं, हाँ एलिना दिख रही है, सुनीता भी और मुस्कान ये साथी भी आए। पैलेस्टीन सॉलिडारिटी हम सभी जानते ही है, दशकों के अन्याय का मुद्दा है, अनजस्ट ऑक्यूपेशन का, और ऑन टॉप ऑफ इट द काइंड ऑफ जेनोसाइड जो नरसंहार हमने देखा है, ये तो पूरे इंसानियत पर ही एक धब्बा है। तो इस विषय पर एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन जिसको सुनीलम भाई ने और फिरोज भाई ने कोऑर्डिनेट किया, वो उस सेशन का सार और की रेजोल्यूशन प्रस्तुत करें। सम्मानीय मंच और उपस्थित साथियों, सभी को जिंदाबाद। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको कल जो चर्चा हुई उसके कुछ बिंदु बताऊंगा और उसका रिजोल्यूशन फिरोज मिठीपुर वाला यहाँ पर पेश करेंगे, उसको पहुंचने का काम करेंगे। साथियों, आप जानते हो कि एनएपीएम जब से बना है तब से साम्राज्य विरोधी आंदोलन उसका वो एक हिस्सा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं पर भी अमीर देशों के द्वारा, मजबूत देशों
दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम जब हो रहा था, तब यूनाइटेड नेशंस में 156 देश खड़े हुए थे फिलिस्तीन के साथ में। तो NAPM उनके साथ में खड़ा हुआ है। इस लड़ाई के अंदर हम लोग सब साथ हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग नारा लगाने का काम करें और उसके बाद में फिरोज भाई अपना प्रस्ताव यहां पर पेश करेंगे। युद्ध नहीं, शांति चाहिए। युद्ध नहीं, शांति चाहिए। फिलिस्तीनियों संघर्ष करो, फिलिस्तीनियों आगे बढ़ो। साथियों, मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं, आपने वीडियो देखे होंगे, एक एक स्कूल नष्ट कर दिया, एक एक अस्पताल नष्ट कर दिया, पानी के पीने के पानी के लाले पड़ गए, खाने के लाले पड़ गए। लोगों को 23 लाख की जनता को इस तरीके से आज के जमाने के अंदर उन्हें अभाव के अंदर मार देने का जो कोशिश है, हम उस कोशिश का विरोध करते हैं। अपने देश के अंदर भी जहां कहीं भी मानवाधिकारों का हनन होगा, जहां कहीं भी नरसंहार होगा, जहां कहीं भी हिंसा होगी, हम उसका विरोध करते हैं। इसी तरीके से हम लोग इजराइल के खिलाफ में, फिलिस्तीनियों के हम पक्ष में हैं। मैं अनुरोध करूंगा फिरोज मिठी गुरुवाला से कि वो यहाँ पर आए और वो यहाँ पर प्रस्ताव उसका प्रस्तुत करें। कुछ चंद प्रस्ताव है जो कल की चर्चा में जो आ गया, कल की चर्चा में से बहुत अच्छे मुद्दे सामने आए। पहला प्रस्ताव ये कि वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस इन द क्वेस्ट फॉर द लिबरेशन ऑफ द होमलैंड। मतलब पैलेस्टाइन की आज़ादी के आंदोलन के साथ हम लोग खड़े हैं। वो उसका नंबर 1। दूसरा है कि 7 अक्टूबर का जो उठाव हुआ, हम उसके पक्ष में हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर जो है, जैसे हमारा 1857 का उठाव हुआ था, वैसे ही ये 7 अक्टूबर का उठाव हुआ है। तो वी सपोर्ट दी 7th of October Gaza ghetto uprising. It was a prison break from the Israeli Nazi concentration camp. ये दूसरा। तीसरा, we condemn the Israel genocide of the Gazan population, where nearly 3 lakh people have been murdered in a policy of a planned genocide, a holocaust of the Palestinian nation. ये पूरा जो नरसंहार है, ये प्लान है, और खास करके ये बच्चों और औरतों पे एक बड़ी प्लान वॉर इजरायली की। चौथा, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकली है और उसका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वॉर क्राइम्स के लिए मुकदमा चलना चाहिए। हम लोग साउथ अफ्रीका को सलाम करते हैं, नेल्सन मंडेला की वो परंपरा को सलाम करते हैं, जिसके कारण साउथ अफ्रीका और दुनिया के 100 से अधिक देश आज वो अरेस्ट वारंट को लेकर साउथ अफ्रीका के साथ खड़े। उसके साथ वी सपोर्ट द पैलेस्टाइन राइट टू रेजिस्ट बाय ऑल मीन्स एज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस, नेमली 3246 of 1974, 20th November, and other similar resolutions. यूनाइटेड नेशंस में 4 ऐसे प्रस्ताव पारित हुए जहां फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को लेकर और दुनिया में जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल वो टाइम में चल रहे थे, आज भी चल रहे थे, उसको समर्थन में कि उनका अधिकार है कि वो जिस तरीके से चाहे वो अपना आज़ादी का लड़ाई लड़े। 5वां, वी कॉल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन विद जेरूसलम एज कैपिटल। फिलिस्तीन का देश एक आज़ाद सॉवरेन देश बने और जेरूसलम का कैपिटल हो, ये यूनाइटेड नेशंस के ही रेफरेंस है। उसके साथ वी कॉल फॉर द एंड ऑफ द सीज ऑफ गाजा। गाजा पे जो पाबंदी है चारों तरीके से, 23 लाख लोग उसमें कैद है, वो खत्म होना चाहिए। जितने बंधक है, चाहे वो फिलिस्तीनी इजरायली हो, सबका फ्री होने चाहिए। और उसके साथ अभी जो सीज फायर हुआ है, वैसे आज की खबर बता दो कि आज कल नेतन्याहू ने कल से पानी, दवाइयाँ, खाना वापस गाजा में जाने का बंद किया है। सीज फायर का जो तरीका था कि ये पहला फेज खत्म हुआ है, तो नेतन्याहू को बोला कि वो सब भूल जाओ, जितने बंधक है वो खत्म करो, उसके बाद जो देखा जाएगा। मतलब नेतन्याहू वापस एक वॉर शुरू करना चाहता है। तो हमास ने जो कहा कि जो अग्रीमेंट हुई थी उसी के अनुसार हो, तो कल से खाना पानी वापस बंद किया। उसके साथ ट्रंप ने जो कहा है कि गाजा से सबको निकल जाना चाहिए, हम उसका खंडन करते हैं। ये जो इजरायली स्टेट है, इट इज अ जूइश जायनिस्ट ऑक्यूपेशन, कॉलोनियल अपार्टमेंट एंटिटी,
निकालेगा, भारत के मजदूर उस जगह पे आए। उसके साथ जो पैलेसिस का जिक्र किया और जो बुलडोजर की जो राजनीति एक्चुअली इजराइल चाहिए, हम उसका खंडन करते हैं। आखिर में मैं इतना ही कह दूँ कि जो NAPM को लेकर जो मुद्दे हैं और भारत की राजनीतिक दलों को लेकर भी कि फिलिस्तीन के आंदोलन को देश में मजबूत करे, और NAPM ने इस मुद्दे को हर बार सपोर्ट किया है, तो आने वाले महीनों में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग भारत में करेंगे और एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग नेपाल में करेंगे, क्योंकि मोदी इसका अनुमति वीजा वगैरह देगा। इतनी ही है प्रस्ताव। धन्यवाद। साथियों, आपने फिरोज मिठी बोरवाला जी ने एक प्रस्ताव रखा है, मैं उसके अंदर एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, हादसे होते हैं, हम लोग उसके खिलाफ में खड़े होते हैं, लगातार बयान भी देते हैं। हमारे कुछ साथी संगठन, सहमना संगठन, नेटवर्क्स प्रदर्शन भी करते हैं, हम उसमें शामिल होने का काम करते हैं। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव यहाँ पर फिरोज मिठी बोरवाला जी ने दिया है फिलिस्तीनियों के समर्थन में, ये एक प्रस्ताव है, और मैं केवल अनुरोध ये करना चाहता हूं इस हाउस से कि आपको इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम लोगों को एक NAPM फोरम फॉर इंटरनेशनल सॉलिडरिटी एंड पीस हम लोगों को बनाना चाहिए, ताकि स्थायी तौर पर हम फिलिस्तीन के सवाल से लेकर के पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी इस तरीके के सवाल उठते हैं, NAPM की तरफ से हम आवाज बुलंद कर सके। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों की सहमति है क्या? अगर सहमति हो तो आप हाथ खड़ा करें और हम इस जो प्रस्ताव आपके सामने किया गया, मैं ये कहना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, जो भी फोरम बना है एक प्रक्रिया से बना है इस NAPM के अंदर, क्योंकि प्रक्रिया की, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहुत बड़ा महत्व है। तो मैंने जो प्रस्ताव किया है और आपने जो हाथ खड़ा किया है, तो फिलिस्तीन वाले समर्थन का तो हो गया मामला, लेकिन फोरम वाला मामला पूरी प्रक्रिया से होकर के जाएगा और उसके निर्णय के साथ में हम सब लोग खड़े होंगे। जिंदाबाद। साथियों, और सुनीलम भाई ने जो अभी आखिरी में कहा वो भी काफी महत्वपूर्ण है। हम सबको निश्चित रूप से इस पर भी सोचना चाहिए। फिलिस्तीन का सवाल हो, कॉन्गो का सवाल हो, सूडान का सवाल हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग दुनिया के इलाकों में शोषित वहां के श्रमिक वर्ग के आम लोगों के साथ जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। शांति भी चाहिए और न्याय भी चाहिए, क्योंकि न्याय के बिना शांति संभव नहीं है। ये भारत के अंदर भी हमारा अनुभव है और दुनिया में भी यही हकीकत है। इसलिए शांति और न्याय दोनों साथ साथ होना चाहिए। ये संकल्प हम सब NAPM की तरफ से हम ले, और ये जो प्रस्ताव आया है कि फोरम फॉर इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, विश्व में भी जहां जहां पर इस प्रकार के अन्याय होते हैं उसके साथ भी NAPM की एकजुटता हो, उस पर हम सभी साथियों को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। अभी मैं बुलाना चाहूँगी अगला जो टीम रेडी है, नायकादी मंच, मुस्कान, एलिना एंड जोहार, सतरंगी इस्लाम, जय भीम। हमारे जो अलीफा के करीब 40 प्लस थे कल समूह चर्चा में, और उसमें कई बातें हुई। शायद बहुत सारी चर्चाओं को शायद संक्षिप्त कर पाना मुश्किल होगा, पर उसकी जो मूल बातें थी, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे और जेंडर इश्यूज
शुक्रिया साथियों। अभी और 4-5 ग्रुप्स है तो हम 5-5 मिनट में बाकी सभी ग्रुप्स का भी करेंगे। और नारीवादी मंच की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट जैसे साथियों ने कहा है, हर एक मंच में भी महिला साथी, नारीवादी साथी थे और नजरिया भी हर एक मंच का, सिर्फ नारीवादी नजरिया नारीवादी मंच का नहीं हो सकता, हर एक मंच का भी NABM के तहत नजरिया नारीवादी होना चाहिए। तभी हम अनुवाद और फासीवाद के खिलाफ सही तरीके से लड़ पाएंगे। ये हमारी समझ है नारीवादी मंच से भी। अभी मैं बुलाना चाहूँगी ऑल इंडिया वर्कर्स फोरम की तरफ से जो साथी आशीष रामरेड्डी शायद आई नहीं, आशीष और रामरेड्डी। साथियों जिंदाबाद। ऑल इंडिया वर्कर्स फोरम की बैठक जो हुई उसमें करीब 65 लोगों ने हिस्सा लिया और ये खुशी की बात थी कि इस बैठक में श्रमिकों के तमाम जो सेक्टर्स हैं, FCI वर्कर्स हो, मनरेगा के मजदूर हो, जो सफाई कर्मी है हमारे देश के जिन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है वो हो, मकान बनाने वाले मजदूर हो, या जो असंगठित क्षेत्र के जो तमाम मजदूर हैं, उन सभी के संगठनों के प्रतिनिधि इस मीटिंग में थे और सभी ने एक जो मुख्य चिंता जाहिर की कि जो भी लेबर लॉज हैं अभी हैं जमीन पे, वो सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो रीढ़ होना चाहिए इन कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा बिखर चुका है और एक तरह से जो लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर मिनिस्ट्री है, वो कंपनियों के हाथों बिक चुकी है। तो सेंचुरी का उदाहरण देते हुए हमारे साथी संजीव चौहान जी ने कहा कि किस तरह से कंपनी को बंद कर दिया गया और बिठा के बिरला समूह जो है उन्हें वेतन दे रही है जो वो चाहते नहीं है, और सरकार किस तरह से कंपनी के साथ मिलकर जो कोर्ट के निर्णय भी आया है उसको उल्लंघन कर रही है और फाइनली उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर जीत हासिल करनी पड़ी। फिर भी अभी बहुत कुछ वहाँ करना बाकी है। तो ये जो सिलसिला है कि सभी कुछ ऐसा करो सरकार के द्वारा ताकि मजदूर संगठन की बात ना मानी जाए, मजदूर कमजोर होते जाए और ना उनको संगठित होने दिया जाए, ना जो बेसिक सर्विसेज होनी चाहिए कार्यस्थल पे, पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, जो 8 घंटे के काम का नियम है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस पे जो नियम है, या कार्यस्थल पे एक्सीडेंट से बचने के लिए जो नियम है, इन तमाम नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। इस पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है और लोगों ने यह महसूस किया कि एक नेशनल नेटवर्क की कमी है। अगर हमारे साथियों को वेज नहीं मिलता है कहीं पे, तो उनके पास कोई फोरम नहीं है बहुत मजबूत जहां जाकर वो अपनी शिकायत का निवारण कर सके। तो इसकी बहुत ज़रूरत महसूस हुई। एक ग्रुप है जो फोन के माध्यम से जो मजदूर है उनकी शिकायत सुनता है और शिकायत निवारण की प्रक्रिया में वो शामिल भी होते हैं, लेकिन ऐसे ग्रुप्स की संख्या बढ़नी चाहिए और हम लोग को एक दूसरे से संपर्क में रहना चाहिए ताकि हमारे जो मजदूर हैं जिनको हम जान रहे हैं, अगर वो किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ उनके ग्रीवांसेस को रिड्रेसल करने का मौका मिले। एक ये बात हो। इसी से एक जुड़ी हुई बात थी कि माइग्रेंट मजदूर जो है पलायन करके जो जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं, और एक जो हमारे देश में इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट है 1979 का, जिसमें जो जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना है, जिनके माध्यम से ठेकेदार ले जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना है, उस कंपनी का होना है जो ले जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उध्वस्त, ये कोई प्रक्रिया का पालन हो ही नहीं रहा है। इसलिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, चाहे वो गन्ना के खेत में काम करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं हों, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा अखबार में कि उनका गर्भाशय का ऑपरेशन भी करा दिया जा रहा है और 10,000 रुपया के हिसाब से वो 4 महीना के लिए वहाँ जाते हैं और उनके वो 12-14 घंटा वहाँ काम करना पड़ता है। तो ये जो इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर इंट्रा स्टेट माइग्रेशन कानून की तरह भी कुछ बनना चाहिए।
ये भी लोगों ने मांग रखी। नरेगा को लेकर बहुत सारे समूह थे जो रोजगार गारंटी कानून के साथ काम करते हैं, उनके मजदूर उसमें कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी कई तरह की चिंता जाहिर की गई। एक तो बजट को लेके है कि बजट लगातार जीडीपी के प्रतिशत में कम किया जा रहा है। अगर आप पिछले साल के बजट को देखें तो जितना पिछले साल का बजट था उतना ही इस साल का बजट है। इसके अलावा पिछले साल का 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का बकाया है, यानी इस साल के बजट जो कि 86,000 करोड़ है उससे आपको दसियों हजार रुपया काट के देखना पड़ेगा। इसके कारण लोगों को काम नहीं मिल रहा है और इसकी जो मजदूरी है वो भी न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। मसलन बिहार में करीब 390 रुपया न्यूनतम मजदूरी है, लेकिन जो रोजगार गारंटी का काम है उसमें 245 रुपया ही मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर की गई। जो हमारे साथी सफाई कर्मचारी हैं उनकी एक बहुत लंबे समय से मांग रही है समान काम का समान वेतन, और ये सभी पर लागू होता है कि एक जैसा काम करते हैं, लेकिन उसी म्यूनिसिपैलिटी में दो तरह के वर्कर्स हैं। एक जो पुराने जिनको बहाली की गई थी, जिनको सरकारी तनख्वाह के हिसाब से मानदेय मिलता है, और दूसरे जिनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है, मुश्किल से मिलता है। तो जरूरत है कि जो इस तरह के काम है जो परमानेंट इन नेचर है, जो रोज होने हैं, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल ना बनाया जाए। और आज हम देख रहे हैं कि ये सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने भी काम थे जो परमानेंट नेचर के हैं उसको आउटसोर्स कर रही है और कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रही है। यानी इसमें रिजर्वेशन भी नहीं होगा और इसमें जो स्थायी काम के बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो असंगठित वर्ग, असंगठित शब्द है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए इस्तेमाल होता है, इससे बेहतर शब्द होगा कि असुरक्षित मजदूर हैं। जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं वो असुरक्षित है, ना उनके काम के घंटे निर्धारित है, ना उनको कोई लीव मिलता है, जैसे मैटरनिटी लीव हुआ या अन्य जो लीव है, कैजुअल लीव, पेड लीव, इनकी कोई सुविधा नहीं है, ना ही उनके पास रिटायरमेंट के बाद कोई सोशल सिक्योरिटी है। तो इन सभी पर काम करने की जरूरत है। अभी जो सरकार के स्कीम्स है वो जैसे ESI हुआ या अन्य जो स्कीम्स है वो जमीनी तौर पर लागू हो ही नहीं रहे हैं, तो इसका भी सभी क्षेत्रों में इसको भी लागू करने की जरूरत है। हमारे बैंक यूनियन के कॉमरेड फ्रैंको थे, उन्होंने कहा कि बैंक में अभी 10 लाख कर्मचारी पूरे बैंक के कर्मचारी को अगर मिला लें, लेकिन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल जो सरकार ने आउटसोर्स किया है, जो छोटे बैंक में 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं, तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल में करीब 20 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। मेधा पाटकर जी ने कुछ प्रस्ताव रखे थे, लेकिन मैं मुख्य प्रस्ताव का रख देता हूँ कि मार्च के महीने में पूरे देश के जो श्रमिक संगठन हैं वो ये उन्होंने आज कल हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम सब मिलकर जो नए लेबर कोड्स हैं, जो 4 लेबर कोड्स हैं, उसका विरोध करेंगे, और जो 29 कानून, लेबर कानून जिनको निरस्त करके लेबर कोड बनाया गया, उसका भी हम विरोध करेंगे। और इसके लिए मार्च के महीने में हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप
रिक्वेस्ट करूंगी नजर के साथी जो अपने वकील साथी और लॉ के छात्र हैं, वर्तिका फुलवायन एंड खलील, ये तीनों साथी यहाँ पर आ जाए और एक साथ दीप्तांशु भी है, ठीक है, सभी चारों साथी आ जाए और संक्षिप्त में अपना प्रेजेंटेशन। जय भीम साथियों। तो नजर NAPM का लॉ एंड जस्टिस फॉरम है, इसकी परिकल्पना 1 साल पहले हुई थी। 25 और 26 नवंबर बंगाल में पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति में हम मिले थे, जहाँ पर नजर के बारे में इसका पर्पस क्या होना चाहिए इस पर बात हुई थी। और 10 दिसंबर 2023 को नजर फॉर्मली लॉन्च हुआ था। तो इसके नजर में 5 तरह के लॉ प्रोफेशनल जुड़े हैं, जो एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं और फिर लॉ स्टूडेंट्स भी हैं और लॉ अकेडमिशियंस, फैकल्टी, लॉ फैकल्टी है। तो इन पांचों समूह इस ग्रुप से जुड़े हैं और हमने 1 साल होने वाला है, नजर को हो गया है। तो हमने 1 साल में बहुत सारे स्टेटमेंट्स, रिप्रेजेंटेशंस और बहुत सारे ज्ञापन हो, वेबिनार्स हो, इन सब चीज़ों पर काम किया है। स्मॉल स्टेप्स बट सिग्निफिकेंट स्टेप्स, ऐसा नहीं कि हमने बहुत काम किया है, बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। तो कल जो चर्चा हुई थी उस पर ये बात बहुत सारे लोगों से आई कि देयर वाज दिस कंसेंसस कि ह्यूमन राइट्स लॉयर्स जो ग्रास रूट मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, उनको आज के दौर पर इकट्ठा होना जरूरी है। हम देख रहे हैं सुरेंद्र गाडलिंग हो, महमूद पराचा हो, इन पर कैसे लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी के जरिए इन पर अटैक हो रहा है, इन सब चीज़ों को हमें इसलिए एज अ कलेक्टिव वी हैव टू कलेक्टिवाइज ऑन अ प्लेटफॉर्म। दैट इज व्हाट द डिस्कशन वाज स्टडी एंड आल्सो इंस्टीट्यूशनल इश्यूज जो हैं, जैसे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो, इन सब चीज़ों पर बात होनी है तो हमें एक कलेक्टिव एक प्लेटफॉर्म पर आकर बात करनी होगी और ये लॉयर्स का प्लेटफॉर्म इसलिए ज़रूरी है। और एक बात उभर कर आई कि ग्रास रूट मूवमेंट्स जो बहुत सारे रूरल इंटरलैंड्स में हो, खरियों में जो ग्रास रूट मूवमेंट चल रहे हैं, उसे बहुत सारी बार अनएथिकल लॉयरिंग के जरिए ठगी करते हैं लॉयर्स। तो ऐसे ठगने वाले लॉयर्स को हम कैसे एथिकल लॉयरिंग के जरिए ग्रास रूट मूवमेंट्स को सपोर्ट किया जाए, इस पर भी बात हुई। और कल हमारे साथ प्रशांत भूषण भी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि संभावना इंस्टीट्यूट के जरिए 30 से 40 नजर के जो एडवोकेट्स हैं, अधिवक्ता हैं, वो अगर उनको हम 3 महीना पहला नोटिस देंगे तो हम वो वर्कशॉप करवाएंगे हमारे लिए। तो एक बात ये भी थी। और एक बात और भी उभर कर आई कि कोर्ट जो काम करते हैं वो कोर्ट रूम तक सीमित है नहीं, तो उसका एडवोकेसी हो, दूसरी चीज़ें हो, तो लॉ का एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। तो इस पर भी बात हुई कि हमको कोर्ट रूम प्रैक्टिस पर सीमित नहीं रहना है। और एक बात अच्छी चीज़ ये है कि नजर में एक बड़ा तबका लॉ स्टूडेंट्स का भी है। जब हम 50 से ज़ायद लॉ स्टूडेंट्स नजर में हैं, तो इन पर तो ये बात हो रही थी कि लॉ स्टूडेंट करिकुलम हमारा जो है उस पर हम कैसे गौर फिक्र करें, इस पर नजर का रद्द-ए-अमल क्या रहना चाहिए। क्योंकि लॉ स्टूडेंट का करिकुलम है, हमें एनवायरमेंटल लॉ में FRA नहीं पढ़ाया जाता, लेबर लॉ में नरेगा हो या ऐसे प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। सो इस पर देयर इज नो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। लॉ स्कूल डज नॉट मेक अस टू थिंक द अदर वे, द अदर पर्सपेक्टिव। तो इस पर भी नजर का क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इस पर बात हुई। तो मोटे तौर पर फ्यूचर कोर्स में हमने तय किया है कि जो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स इस पर काम कर रहे हैं उनके साथ हम कैसे कोलैबोरेट करें, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जहाँ पर लीगल वैक्यूम है, जहाँ पर ग्रास रूट मूवमेंट्स को ज़रूरत है, वैसे वहाँ पर नजर कैसे उस वैक्यूम को फिल कर सकता है। तो ये बात हुई। और तीसरी बात, एक लीगल डायरेक्टरी बनाने की बात हुई, जहाँ पर इंटर स्टेट एडवोकेट जो है ग्रास रूट मूवमेंट्स, प्रोग्रेसिव
ये बात करना चाहता था मैं। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू खालिद। मैं बस 2-3 चीज़ कहना चाहती हूँ। नज़र की स्थापना और नज़र के विस्तार में एक इंसान जिसका बहुत बड़ा रोल है वो है मीरा संगमित्रा, और उनके बिना ये नहीं होता कि देश के तमाम 350 से अधिक लॉयर्स एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं। और मेरी हमेशा ये शिकायत होती थी कि जो RSS के लॉ ग्रुप्स हैं, अधिवक्ता परिषद, और ये वो काफ़ी क्लोज नेट हैं और एक दूसरे के लिए तत्पर रहते हैं। हम क्यों नहीं कुछ ऐसा एक लॉ ग्रुप कर सकते हैं, एक ऐसा लॉ नेटवर्क तैयार कर सकते हैं देश भर के लॉयर्स का, क्योंकि इतने सारे मानव अधिकार के क्षेत्र में लॉयर्स हैं, इतने सारे डिफरेंट मूवमेंट से जुड़े लॉयर्स हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और उस शिकायत को मीरा ने इस माध्यम से दूर कर दिया। और जहाँ तक कि ग्राउंड प्रेजेंस की बात है, उसमें आने वाले समय में वो बढ़ेगा। और कुछ एडवोकेट्स जो इसमें बहुत एक्टिव रहे हैं लेकिन आ नहीं सके, उनमें से एक एडवोकेट इंद्रावनी नैयर, सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और इस नज़र के प्लेटफॉर्म के साथ काफ़ी जुड़ी हुई हैं, हमेशा बहुत एक्टिव रहती हैं। सीनियर एडवोकेट गायत्री सिंह हैं, और भी बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो हमारे लिए हमेशा रहते हैं। एक परेशानी जो अक्सर आती है उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगी। जो लॉ इन पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है कि पॉलिटिकल लॉयर्स कैसे बने, कैसे वो ये समझे कि मूवमेंट को आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है और इंडिविजुअल केसेस से वो नहीं होगा। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी, एक लीगल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो वो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मूवमेंट उस तरह से बन नहीं पाता है आजकल, इस दौर में बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जिस तरह के लॉयर्स की जो चेतना होनी चाहिए वो भी डेवलप करना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नज़र के माध्यम से वो लॉ इन पॉलिटिक्स, कैसे लॉ का हम पॉलिटिकल टूल जैसे इस्तेमाल करें। स्टेट लॉ का यूज कर रही है लॉ फेयर के लिए, जैसे वॉरफेयर होता है, एक लॉ को वेपन जैसे यूज कर रही है। UAPA हो गया, एंटी कन्वर्जन हो गया। वी ऑल्सो नीड टू यूज द लीगल स्ट्रैटेजीज जो हमारे पास उपलब्ध है, जो सेक्शंस, जो धाराएं हमारे पास उपलब्ध हैं, कैसे हम उन स्ट्रैटेजीज को यूज करके न्याय दिलाएं। और वो संभव है। कल नज़र में कई नए चेहरे जुड़े, कई नए लॉयर्स जुड़े, हैदराबाद के कुछ बहुत पुराने लॉयर्स जुड़े। तो उससे जब हम लॉयर्स का एक समूह बनाते हैं तो हम अपनी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जो स्ट्रैटेजीज हैं, वो शेयर करते हैं, अपनी चेतना शेयर करते हैं। तो वो हर मूवमेंट को भी आगे बढ़ाता है और उस मूवमेंट से हम आगे बढ़ते हैं। तो नज़र एक उस रूप में उभरने की क्षमता रखता है और मेरा ख्याल है कि ज़रूर उभरेगा। आप सब बस हमारा साथ दें। धन्यवाद। शुक्रिया। मुझे और ज़्यादा कुछ जुड़ना नहीं है। तो कल यही चीज़ उठ के आया है और हम लोग ये देखे हैं, जो मैं बोलना भी चाहूँगा कि 80 से भी ज़्यादा लॉ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं ये प्लेटफॉर्म में। 350 से भी ज़्यादा लॉयर्स हैं। 1.5 साल भी नहीं हुआ है नज़र का, और यहाँ पे भी बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स आए हैं। तो लॉ स्टूडेंट्स के बहुत स्पेसिफिक कुछ इश्यूज हम लोग कल डिस्कस किए हैं। उसमें से एक ये भी था कि लॉ स्टूडेंट्स को मूवमेंट्स के एक्सपोजर नहीं मिलते हैं। तो किस तरीके से हम लोग लॉ स्टूडेंट्स को जो एग्जिस्टिंग NAPM का ब्लू पीपल मूवमेंट्स का जो नेटवर्क है उनके साथ जुड़ पाए, ताकि लॉ स्टूडेंट्स अपने स्पेस में उनके साथ काम कर पाए। उससे मतलब उनका पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में भी हेल्प होगा, वो है। और उसके साथ मतलब एक चीज़ तो बहुत साफ तौर से उठ के आया करके डिस्कशन में कि जो मेन फोकस होना चाहिए नज़र का वो यही होना चाहिए कि हम लोग एज lawyers how we can strengthen pro-people's movements. That should be the primary focus of a platform like Nazar, where we've been able to sort of bring together all human rights lawyers from different parts of the country. तो with that, तो यही बोलना था बस। सभी को जिंदाबाद, जोहार। शुक्रिया सभी नज़र के साथी। इनफैक्ट ये उद्देश्य भी यही था कि जब नज़र की परिकल्पना की गई थी कि देश में इतने सारे आंदोलन हैं और छोटे छोटे आंदोलन हैं
में चल रहे हैं, तो कैसे उन आंदोलनों के हाथ और मजबूत की जा सकती। वो तो अपने स्तर पर लड़ ही रहे हैं जमीनी स्तर पर, मगर वकीलों की और क्या भूमिका हो सकती है लगातार उनके साथ खड़े रहने में। कई बार कई आंदोलनों के साथ वकील खड़े भी रहते हैं, बट बहुत सारे छोटे आंदोलनों को शायद वो सहायता नहीं मिल पाती है। तो हमारी एक ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट कैसे हो सकती है कि ऐसे संघर्षों को भी वो सपोर्ट मिले। सो लॉन्ग वे टू गो। नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट सीआर नीलकंठन एंड अनमोल, नेशनल अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस। हमारा एक जो मेन थीम है इस कन्वेंशन का, जलवायु न्याय, इस पर भी एक विशेष मंच है, उसकी बात के साथ है। सभी साथियों को जिंदाबाद। 2 घंटे के ऊपर सभी स्टेट से हम बहुत चर्चा किया। ये छोटी टाइम पे प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ अनमोल है, हम तो केरल से हैं, अनमोल तो कश्मीर से है। तो केरल से कश्मीर पूरा इंडिया का बात बोलता है। हम शुरू करते हैं हमारा समुद्र का लेवल बढ़ना। समुद्र का लेवल बढ़ने से सिर्फ मछुआरों को नहीं, वो लोग को नहीं, सभी लोग को वो उसको नजर पड़ते हैं। गुजरात से लेकर केरला तक मछुआरों लोग को बहुत मुश्किल होते हैं। और क्लाइमेट रेफ्यूजीज अभी नया ये आया है, पर्यावरण का शरणार्थी। पर्यावरण के विनाश से शरणार्थी आते हैं। वो शरणार्थी अभी कोई शरणार्थी नहीं देखते हैं। लैंड एक्विजिशन ऐसा कुछ लेते हैं, कुछ कॉम्पनसेशन मिलते हैं, इधर कुछ कॉम्पनसेशन नहीं मिलते हैं। कोई कानून नहीं है उसको देखने के लिए। तो शरणार्थी के लिए नया कानून बनाने का ऐसा एक मुद्दा हम इधर लेते हैं। दूसरा है, हम सब ग्रीन बोलते हैं। ग्रीन तो सब ठीक है, लेकिन ग्रीन वॉशिंग, अभी कॉर्पोरेट भी ग्रीन के बाद बोलते हैं। सभी कॉर्पोरेट वो से हमारा ग्रीन प्रोडक्ट है, हमारा ग्रीन प्रोसेस है, हमारा ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ये सब ग्रीन। ऐसा ग्रीन नहीं तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव, इकोलॉजिकली फ्रेंडली नहीं है। इवन इको फ्रेंडली बोलते हैं, वो तो इको फ्रेंडली नहीं है। हम बहुत उदाहरण ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में कार्बन क्रेडिट के लिए वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट लैंड को निजीकरण करते हैं, जंगल लैंड को निजीकरण करते हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट को देते हैं, वो प्लांटेशन बनाते हैं, वो कार्बन क्रेडिट लेते हैं। क्या होता है उसका बायोडाइवर्सिटी का हमें इतना डिटेल्स में नहीं जाता। तीसरा है द मिथ ऑफ डिबंकिंग, ऐसा डिमिस्टिफाइंग द मिथ। अभी तो क्रिकेट मैच आप देखते हैं, क्रिकेट मैच में एक डॉट बॉल लेगा तो एक ट्री, एक ये देते हैं। क्या है क्रिकेट मैच में कितना पर्यावरण का विनाश होता है, लेकिन एक बॉल को एक ट्री बनाते हैं। इसमें क्या है, ये इसमें ये सच बहुत करते हैं। महाराष्ट्र में हमको एग्जाम्पल्स है, सरकार तो इसमें कुछ नहीं करते, लेकिन गचबौली में एग्जाम्पल आशीष भाई ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। इधर क्लाइमेट रेसिलियंस प्लान लोकल, अभी लोकल लोग वो करते हैं क्लाइमेट रेसिलियंस प्लान। हम जब सोचते हैं ये प्लान मॉडल करके पूरा इंडिया में वो लाने का है, वो कॉपी करने का नहीं है। वो जगह पर वो जो ये ठीक है वो ऐसे मॉडिफाई करके यूज करने का है। केरला तो फ्लड में लास्ट 7 साल से हमारा फ्लड है, लैंडस्लाइड है। लास्ट ईयर आपको याद होगा 300 पीपल मार गया वायनाड। ये एक नहीं है, बहुत आते हैं। लेकिन केरला नहीं, सभी स्टेट अभी क्या करते हैं, वो कुछ प्लान बनाते हैं, लेकिन वो प्लान नहीं करते। अभी क्या बोल रहे हैं, ग्रीन प्लान, न्यूक्लियर प्लान आता है, ग्रीन मेट्रो बुलेट ट्रेन लाते हैं, पोर्ट लाते हैं, ग्रीन पोर्ट, ग्रीन बुलेट ट्रेन, ग्रीन ऐसा एयरपोर्ट कुछ आता है। सो हमको यूर डिबंक करने का है।
रिसोर्सेज हैं, उसको विभाग है, लेकिन वो सिटी में रहते हैं, सिटी से कुछ बाहर भी आते हैं, तो गांव को ऊपर बहुत नजर पड़ते हैं, वो वाटर लेते हैं, वो मिनरल्स लेते हैं, गांव ऐसा है। तो वो there will be a compensation method, ecological compensation for गांवों को रिसोर्स। No go zones, I'm just saying the bullet point, no go zones, no development zones। so ऐसा है हमारा सियासत में, कोस्टल लाइन में सियासत में नो डेवलपमेंट जोन है, ऐसा नो गो जोन हमको चाहिए सभी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में। अब फॉरेस्ट होगा, ग्लेशियर्स होगा, रिवर बेड होगा, मैंग्रोव्स होगा, अंडमान निकोबार जैसे लक्षद्वीप जैसे जगह होगा, उधर दिस नो गो जोन शुड बी देयर। लास्ट में बाकी अनमोल लेगा, लास्ट में जस्ट लाइक फॉरेस्ट राइट एक्ट, जंगल के अधिकार जैसे कोस्टल राइट एक्ट होने का है, हमारे कोस्टल एरिया में मछुआरे को उसको राइट होने का है, वो कोस्टल आदिवासी को जो राइट है, ऐसा कोस्टल राइट एक्ट होने का है। अब बाकी सब मेरा साथी बोले। धन्यवाद नीलकंठ जी। मैं शुरुआत करूंगा, मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा जो हमारे साथी ने अभी बातचीत की, बट मैं शुरुआत करूंगा एक सवाल से। हमें क्यों ज़रूरत है NAPM की, और हमें क्यों ज़रूरत है नासिज जैसे एक अलायंस की, एक अलायंस जो क्लाइमेट और इकोलॉजिकल जस्टिस के ऊपर बात करे। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, इसका जवाब मैं एंड में बताऊंगा, बट ये सवाल पर प्लीज़ आप सब गौर करें और अपने आप में विचार करें, और मैं क्यों इस अलायंस की ज़रूरत को समझता हूँ, मैं उससे शुरुआत करूँगा। और ये वही चीज़ है जो अभी हमारे साथी ने बताई कि मैं हिमालय से आता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के इलाके से आता हूँ, जिसमें मेरा शहर जम्मू जो है और हमारा जो राज्य है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूरे हिमालय क्षेत्र, चाहे वो जम्मू कश्मीर लद्दाख है, वो हिमाचल है, वो उत्तराखंड है, हमारे यहाँ बॉर्डर लगता है चाइना और जो पाकिस्तान के बॉर्डर है। हर बॉर्डर पे डिस्टेबलाइजेशन है, लगातार हम लोगों की मिलिटराइजेशन बढ़ती जा रही है और हमारे मुद्दे कॉन्टिन्यूसली छुप रहे हैं, और दो ही चीज़ें हमारे वहाँ डेवलपमेंट को नाम पे की जाती है। वो है एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिनका मकसद मिलिट्री को प्राइमरीली बॉर्डर तक पहुँचाना होता है, और दूसरा टूरिस्ट, पैसे के मामले में टूरिस्ट को दिल्ली या बड़े बड़े शहरों से हमारे इलाकों तक लाना, और उन इलाकों को दूषित, जो जिस तरीके का टूरिज्म आता है तो वो दूषित होते हैं, उनकी सस्टेनेंस हमारे यहाँ उतने साधन नहीं है। लद्दाख को लेके तो आपको पता होगा कि इसके ऊपर बहुत बात हुई है, बट सिर्फ लद्दाख नहीं है, पूरे हिमालय क्षेत्र में वो स्थिति है कि हमारे यहाँ इतने साधन नहीं है जितना लोगों को हर साल वहाँ घुसाया जाता है। इस वजह से हम लोग लगातार हमारे इलाके अनहैबिटेबल होने की कगार पे हैं। हम लोग इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं कि लगातार आपदा पे आपदा, डिजास्टर पे डिजास्टर हर तरीके से हो रहे हैं, चाहे वो बादल फटना हो, बादल फटना तो बहुत आम हो चुका है, लेकिन बाढ़ की स्थिति भी लगातार बढ़ती जा रही है, और हीट वेव भी आ रही है पहाड़ों। आप सोचिए
और वही बरकरार रहे। इनफैक्ट जो खराब हुआ है वो भी वापस मिले, वो भी सही होना स्टार्ट हो, यही हमारा है। अब मैं एक्शन पे थोड़ा सा बात करूंगा। हमने एक्शन पे कुछ बात की थी कि हम लोग किसी तरीके से नासच में कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। नासच की शुरुआत पिछले साल लेट साल जब खत्म हो रहा था उससे कुछ महीने पहले हुई थी। कैपेसिटी बिल्डिंग के मामले में हम लोग पूरे देश में जहां जहां NAPM के साथी हैं और जो क्लाइमेट और इकोलॉजिकल जस्टिस पे काम कर रहे हैं और उसके बियॉन्ड भी जो काम कर रहे हैं, हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करना चाहते हैं और हम लोग सब उसमें जिसके पास जो रिसोर्स है उस पर काम करेंगे। फिर नेशनल वर्कशॉप इसी तरीके से बात हुई थी कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड, और जोनल लेवल पे हम ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे थे और स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे थे। इसमें सपोर्ट ग्रुप का एक बहुत बड़ा रोल था कि किसके पास क्या क्या क्षमताएं हैं, उस क्षमता को हम लोग समझें और उस क्षमताओं के साथ हम आपस में गठन हो। उसके अलावा रिसोर्स और नॉलेज बैंक, हम अपने अपने लेवल पे जमीनी स्तर से रिसोर्स और नॉलेज बैंक बनाना स्टार्ट करें हमारे समुदायों का और हमारी नॉलेज का, और उसको हम लोग एक दूसरे से शेयर कर सके। इसमें एक पॉइंट मेरे साथी ने भी बोला कि हम लोग क्लाइमेट रिजिलिएंट प्लान जो है वो कम्युनिटी लेवल पे खुद बनाना स्टार्ट करें। अगर सरकार कम्युनिटी को नहीं इन्वॉल्व कर रही है तो हम खुद इन्वॉल्व करें और वो इसी रिसोर्स एंड नॉलेज बैंक से ही बनना स्टार्ट होगा। उसके अलावा मीटिंग जो हमारी होंगी वो हम लोगों ने कोशिश की है कि आपस में मिलकर हो, किसी एक 4-5 लोग या 10 लोग मिलकर ना हो, ये जोनल लेवल पे लोग आपस में मिलकर ये मीटिंगें कोऑर्डिनेट करें ऑनलाइन लेवल पे और ऑफलाइन लेवल पे, और इस तरीके से हम आगे बढ़े। हमने जोन्स को कोशिश की है आपस में बात करके छोटे ग्रुप में कि हम लोग उसको बायो रीजनल लेवल पे डालें कि जो बायो जोन्स हैं, किस तरीके से हिमालय एक क्षेत्र है और उसकी समानता है उसके पर्यावरण में, उसके इलाके में, उस तरीके से हम जोन को काटें। इसके ऊपर हम लोग और चर्चा बड़े ग्रुप में भी करेंगे और उस पर बातचीत होगी, और स्टेट वाइज हम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद आखिरी में जो नेसज है वो तो वो स्टेट लेवल पे एक प्रोसेस शुरू करें कि जो पहले की संगठन है, हम एक नया नेसज नहीं बनाने लगे हैं, हम बस जो संगठन है, जैसे संगठनों का संगठन पीपल्स मूवमेंट जो है NAPM, उसी तरीके से नेसज भी एक अलायंस है, तो जो पहले की ही संगठन है उन्हीं को नेसज के प्रोसेस के साथ जोड़ना स्टार्ट करें ताकि हम लोग सारे इकट्ठे हो सके। प्राइमरी फोकस हमारा इसी डायरेक्शन में है ताकि और जो ऑलरेडी हम लोग अपने कार्य कर रहे हैं, अपने आंदोलन लड़ रहे हैं, हम उसमें एक नया कार्य ना जोड़ें, हम उन्हीं कार्यों में ये मिलने का इकट्ठा होने का काम स्टार्ट करें। अब मैं आखिर में बस एक ही चीज बोलूंगा जो मैंने शुरुआत में सवाल पूछी थी कि जरूरत क्यों है। जरूरत है इसीलिए ये कार्य करना जरूरी है। तभी मैं बोल रहा हूं कि हम लोग जरूरत को समझें। किसान आंदोलन से हमें एक चीज तो समझ आ गई है, अलायंसेस तभी काम करेंगे जब जरूरत बहुत बहुत सर पे होगी। हमें वो भावना समझनी होगी कि जरूरत इतनी बड़ी है कि हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी हम इकट्ठे हो पाएंगे, वरना ये बातें ही रह जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जरूरत मैं वो भाव को लेके आ सकूं अपने अंदर, और आप भी वो कोशिश करें समझने की कि आपके इलाकों को क्या जरूरत है, और हम लोग इकट्ठा हो और कोई और ना बोले आके इकट्ठा हो, हम खुद इकट्ठा होना चाहे इसलिए इकट्ठा। आवाज दो। बहुत शुक्रिया अनमोल और कियार। इस प्रक्रिया में बहुत सारे साथी, प्रफुल्लता, सौम्यता, नीलम, मेधा जी और बहुत सारे साथी होता है कि ज़्यादा एक हमारी जो वहाँ पर जो चर्चा हुई उसमें एक सवाल भी आया जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम पर, ग्रीन एनर्जी के नाम पर, जो विशेष करके सोलर एनर्जी हम चाहते हैं, सोलर एनर्जी को हम वेलकम करते हैं, मगर सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए जो ऊर्जा वो किसमें हाथ में जाता है। तो जो बड़े बड़े कंपनी के पास हजार एकड़ जमीन के लेकर सोलर एनर्जी किया जाता है, उसको हम विरोध करते हैं। इसमें डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण प्रक्रिया में सोलर एनर्जी और जो भी अल्टरनेटिव एनर्जी उसको प्रायोरिटी देना जरूरी है, क्योंकि पंचायत से लेकर व्यक्तिगत रूप से घर में, परिवार में सोलर एनर्जी पैदा किया जा सकता है, और उसमें भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी जरूरत है। और
सामाजिक न्याय के बिना पर्यावरणीय न्याय संभव नहीं है, ये हमारी बुनियादी समझ है। और शायद आज क्लाइमेट का शब्द प्रचलित हो गया है, मगर इन सवालों को तो अलग तरीके से नर्मदा आंदोलन हो या हसदेव आंदोलन हो, नियमगिरी आंदोलन हो, देश के बहुत सारे आंदोलन जो जन 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 जमीन का सवाल उठाते आए हैं, सरकार का दमन झेलते हुए, वो तो उठाते ही आए हैं, आदिवासी संघर्ष खास करके। तो अभी शहर के भी बहुत सारे लोगों को ये महसूस हो रहा, दिल्ली में हो या अन्य जगहों पर, कि ये पर्यावरण के मुद्दों पर भी हमको सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। और युवाओं की भी एक बहुत अच्छी ताकत इसमें अभी उभर के सामने आ रही है, तो सभी मिलकर ये पर्यावरणीय न्याय के मंच को आगे बढ़ाएंगे, ये विश्वास है। आई नाउ रिक्वेस्ट द नेक्स्ट फोरम ऑल इंडिया इनकलाबी यूथ एंड स्टूडेंट्स अलायंस, युवा साथी राही, सुनील एंड हेमंत, प्लीज आए और संक्षिप्त में। साथियों, जिंदाबाद, जोहार, जय भीम, जय सावित्री। तो हम ऑल इंडिया इनकलाबी यूथ एंड स्टूडेंट अलायंस के
पे हमको और निर्णय लेने हैं, जिसके लिए हमने सोचा है। लेकिन हमारा ये एक ठोस रणनीति होगी कि हम नफरत और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाए और युवाओं के साथ जुड़े, जिसमें हम जातिगत हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, यौनिक हिंसा, सब तरह की हिंसाओं के संस्थागत हिंसा जो कॉलेजों में चलती है, इन सभी तरह की हिंसा के खिलाफ हम एक संगठित होके आगे बढ़े। तो ये एक चीज हमें बहुत लग रही थी कि ये हुआ क्या रही है। तो आगे और राय और सुनील कुछ जोड़ेंगे इसमें। साथियों, जय भीम, जोहार, जिंदाबाद, सतरंगी सलाम। हम ठीक आज से एक साल पहले 24 से 26 फरवरी को लुधियाना में युवा साथी मिले और ऑल इंडिया इनकलाबी यूथ एंड स्टूडेंट्स अलायंस का गठन हुआ। भगत सिंह की प्रेरणा में और हमारे तमाम शहीदों की प्रेरणा से इस मंच का गठन हुआ है और उसी ऊर्जा और विचारधारा को आगे ले जाते हुए हम युवाओं का ये एक साझा मंच मजबूती से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एक साल में हमने 3 जगहों पे ऑफलाइन मीटिंगें हुई, जमीनी स्तर पे मीटिंगें हुई है,
संगठित करना और ये समन्वय का प्रक्रिया चलाना चैलेंजिंग है, पर युवा साथी लगे हुए हैं, उनको हम सलाम करते हुए बुलाएंगे प्रवीण पीटर और बाकी साथी जो यहाँ पर है, प्रियदर्शनी वनजा का भी उस ग्रुप से है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, उनके जो संघर्ष है और उनके साथ एकजुटता, उस पर वो अपना संक्षिप्त प्रेजेंटेशन करेंगे। और साथियों जिंदाबाद। हमारा जो ग्रुप था वो है कि ऐसे वंचित समुदायों की जो अलग अलग जो संगठन है, जो मूवमेंट है, उसकी एकता को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे उसको ताकत दी जा सकती है, यूनिटी उसमें लाई जा सकती है। तो साथ ही इसमें जो हम लोग की बातचीत आई कि हम लोग के करीब 7-8 राज्य के लोग थे, यूपी, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका के साथी थे और विभिन्न बातें आई जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब अलग अलग जो समुदाय है, जैसे जनजातीय समुदाय है, उनकी मुस्लिम माइनॉरिटी है, ईसाई माइनॉरिटी है, महिला है और DNT, डी नोटिफाइड ट्राइब्स है, LGBT ग्रुप्स है और वर्किंग ग्रुप्स के तौर पे अगर देखा जाए तो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और कहीं पे कोस्टल फिशिंग वर्कर्स, फिश वर्कर्स हैं। तो इस प्रकार की जो अलग अलग जो समूह है, वो समूह को एक तो उनके संघर्षों को रिकग्नाइज करना, ताकत देना और एक दूसरे के संघर्षों को समझना, ये हमारा एक मूल काम होना चाहिए, होता रहा है और आगे भी होता रहना चाहिए कि जो ऐसा ना हो कि महिला जो संगठन है, महिलाओं जो फोरम है, जो दलित संगठन है, जो जनजातीय संगठन है, वो या कोई क्षेत्रीय कहीं पे विस्थापन पे आंदोलन चल रहा है, वो ऐसा ना हो कि वो अपनी ही जगह पे अपने आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो है वो दूसरे समूह के साथ सॉलिडारिटी नहीं निभा पा रहे हैं या उनके साथ एकता फील नहीं करते हैं, उनके इश्यूज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये एक क्रॉस लर्निंग होनी चाहिए। हमारे ग्रुप में झारखंड जागृत आदिवासी दलित संगठन बडवानी की साथी थी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वे आदिवासी के मुद्दे तो उठा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जब CAA का आंदोलन हुआ तो CAA का आंदोलन में भी वो वहाँ पे उन्होंने एकजुटता बनाई और जिला में कार्यक्रम किया, धरना किया और मतलब सिर्फ कार्यक्रम नहीं, लगातार एक प्रक्रिया चलाई। उसी प्रकार से कई जगह पे ये बातें भी आई कि कुछ समुदायों में मतलब जो एक्सक्लूजन की प्रोसेस है, एक्सक्लूजन की प्रोसेस एक तो जो समुदाय है, मेजॉरिटेरियनिज्म है, वो तो समुदायों पे अटैक कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आया कि अपने ही अल्पसंख्यक समुदाय में भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कम्युनिटी ऑनर के नाम पे या फिर इंटर मैरिजेस को जो प्रिवेंट करती हैं और मतलब लड़कियों की जल्दी विवाह कर देती हैं कि दूसरे कम्युनिटी में ना विवाह कर लें, इस प्रकार की भी प्रोसेस है। तो कास्ट के भीतर भी जो कास्ट का जो मूवमेंट है, उसमें भी उस मूवमेंट के भीतर भी पितृ सत्ता को और इस प्रकार की प्रक्रियाओं को लड़ने की आवश्यकता है, उसको भी रिकग्नाइज करने की आवश्यकता है, ताकत देने की आवश्यकता है। साथ ही हमारे बीच DNT और सेक्सुअल माइनॉरिटी के समूह नहीं आ पाए थे, लेकिन और यहाँ पे भी अभी सेक्सुअल माइनॉरिटी के समूह कम थे, लेकिन उनके साथ में हम लोग की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। मैं कुछ चीज़ें मैं लिखा हूँ, उसको पढ़ लेता हूँ। There is a divide being created among the Adivasis on the basis of religion from Assam to Chhattisgarh. The RSS promoted Janjati Suraksha Manch needs to be countered. Indigenous peoples call for recognition and census needs to be supported. तो ये जो आदिवासी कम्युनिटी जो हम कल में एक दूसरे
को देना चाहूँगा। प्रिया, आप फिशरमैन, आपके फिश वर्कर्स बोले साथ में। எல்லாருக்கும் வணக்கம். கடைசியாக ஒரு சின்ன சந்தோஷம். மைனாரிட்டி பற்றி பேசும்போது மீனவர்களை பற்றி சிந்திக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு. மைனாரிட்டியிலையும் மைனாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய இந்த மீனவ மக்கள் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் 141 கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்கன்னா 2 கோடி மக்கள் தான் மீனவர்கள்.
प्रिया वनजा का और कबीर, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और अंत में इन्होंने जो सही में बोला है ये, क्योंकि गुजरात से लेकर बंगाल तक मिलियंस ऑफ फिशर पीपल एंड उसमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की, जैसे खेती किसानों में भी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है बट योगदान होता है नजरअंदाज किया जाता है। उसी तरीके से फिशिंग वुमेन की भी जो पूरा एक श्रम है और मेहनत है वो सही में उसका कोई एक वजूद नहीं है। तो पहचान से लेकर हर प्रकार के अधिकार की बात की, उनको शुक्रिया। अभी आखिरी ग्रुप है बट बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है सिटीजनशिप के ऊपर। हम देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग तरीके से वेदर इट इज थ्रू द एनआरसी, सीए, लॉज या अन्य तरीके से इनसाइडर आउटसाइडर का पूरा डिस्कोर्स करके किसी को बांग्लादेशी बता के कुछ और बता के जिस प्रकार से नफरत ही नहीं मतलब इतना जो मार्जिनलाइजेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार को कानून के तरीके से और अन्य तरीके से, उस पर एक छोटी बट गहरी चर्चा हुई कल। उसमें एल्बर्टिना, विनीत कुंडू और पासारो लालम थे। मैं तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर आए। रिक्वेस्ट एल्बर्टिना टू ऑल्सो कम हियर, पासारो भाई एंड विनीत, और आपका ग्रुप का जो सार है वो प्लीज। सभी को धन्यवाद। हाल से और आज सुबह से जो चर्चा हुआ कि हम लोग कौन कौन सा आंदोलन करेंगे, आंदोलन तो तब करेंगे जब हम नागरिक करेंगे। हक तो हमको तब मिलेगा जब हम इंडिया का नागरिक होंगे। तो कल इस बात पर चर्चा हुआ तो हम लोग तीनों ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कल चर्चा का पहले शुरुआत हुआ शाहीन बाग को लेकर के। शाहीन बाग ने हम लोग को बहुत सारे रास्ता दिखाया आंदोलन करने का कि नॉन वायलेंस मूवमेंट कैसे किया जाता है, और एमपीआर, एनआरसीआई और सीए पर चर्चा हुआ। हम लोग देखे कि 1948 का 19 जुलाई से जो आदमी इंडिया में था वो इंडियन सिटीजन है। बाद में 1955 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसको बोला कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज आए हुए वहाँ का माइनॉरिटीज उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, उनको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। अब ये फिर 1971 में आसाम एकॉर्ड हुआ जिसमें आसाम में जो आदमी आया था बांग्लादेश से 71 का बाद कि 71 का 25 मार्च का मिडनाइट तक जो आया उसको सिटीजनशिप मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ तो है, बाई बार्थ सिटीजनशिप मिलता था, ये सब है। लेकिन जो सीए आया तो ये सीए में जो कल सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ कि ये सीए में है क्या, दिखाने में तो ये चीज़ दिखाई देता है कि सीए कानून में मुसलमान को सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। बात यहाँ तक नहीं है। एक्चुअली ये सीए कानून में मुसलमान छोड़ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, दलित कम्युनिटीज को सिटीजनशिप को उसका हनन करने का एक भयंकर कानून है। अगर कृषि कानून को हम लोग काला कानून बोलते तो ये सीए जो कानून है ये भयंकर कानून है। किसी भी टाइम, किसी भी वक्त किसी को भी बोलेगा कि तुम इंडियन सिटीजन नहीं हो। कैसे बोलेगा कि कोई भी आदमी को बोलेगा तुम सिटीजन हो तो तुम साबित करो, कागज दिखाओ। कब का कागज? तुम्हारा ये वोटर का सिटीजनशिप नहीं है, तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है सिटीजनशिप, ड्राइविंग लाइसेंस सिटीजनशिप नहीं है। क्या है? बोलेगा कि 1948 का 19 जुलाई का कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ या 1951 का वोटर लिस्ट में तुम्हारा फोटो का नाम दिखाओ। तो ये तो दलित आदिवासी के लिए तो संभव नहीं है, ना उसका पास लैंड था, ना उस टाइम सबका नाम वोटर लिस्ट में भी नहीं था। तो ये सब सारे प्रॉब्लम है। इसीलिए कल ये चीज़ आया है कि हाथी का दांत दिखाने का एक और खाने का एक। दिखाता है कि मुसलमान को सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, लेकिन शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का सिटीजनशिप खाने का ये आइन, ये कानून है। बाकी जितने सारे अधिकार था नागरिक का उसका हनन किया जाता है। तो हम लोग कुछ प्रपोजल रखे हैं कि जो माइनॉरिटीज को कैसे कैसे नागरिकता का बारे में और दूसरा बारे में जो अभी अलग अलग किया जाता है, ये तो आप सभी को मालूम है। तो हम लोग कल ये प्रस्ताव लिए हैं कि जो एमपीआर, एनआरसी और सीए कानून को ही
सिटीजन का बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम है। गोवा में भी प्रॉब्लम है। 1961 में गोवा जब यहाँ आया तो उन लोगों का OCI कार्ड जो डुअल सिटीजनशिप पाने का जो मौका था, आज ये CA कानून में वो लोग भी फंस गया है कि वो क्या करें, ये कार्ड को मान्यता देगा भारत सरकार या नहीं देगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो आप पंजाब, हरियाणा, गोवा का जो प्रॉब्लम था, ये पूरा हिंदुस्तान में वो लागू कर दिया। जैसे नोटबंदी करने का टाइम सब आदमी को लाइन में खड़ा होना पड़ा। अब ये सिटीजन हम इंडिया का है कि नहीं है? हैदराबाद तो नहीं टूटा, यूपी तो नहीं टूटा, बाकी स्टेट तो नहीं टूटा, सिर्फ पंजाब और बंगाल। तो पूरा हिंदुस्तान का आदमी को क्यों लाइन में खड़ा होना होगा और क्यों उसको कागज दिखाना पड़ेगा? तो ये सब जो दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज का नाम उठा, जिससे वोटिंग पावर से कटने का उसका जो सिटीजनशिप राइट जो है वो राइट कानून है, इस कानून को रद्द करने के लिए हम लोग अपील करते हैं। अभी मानू आप लोगों के सामने साथियों जय हिंद। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आई ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी। थोड़ा बहुत इसमें ऐड करना डालती हूँ। जैसे आपने कल देखा बहुत सारे लोग थे यहाँ और डिफरेंट एक ग्रुप डिस्कशन पे गए, ज़्यादातर सिटीजनशिप का एक डिस्कशन में नहीं आ पाए। कहीं तो कहीं ये लगता है कि आज भी हमें ये लगता है कि जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम कम्युनल हेट्रेड के बारे में बात करते हैं, हम मार्जिनलाइज्ड राइट और मतलब दलित, ST, SC का राइट का बारे में बात करते हैं, मगर आज जो देश में हो रहा है अदरवाइजिंग, मतलब एक
we should emphasize. Or rather, a lot of discussion also happened around this. Unfortunately, we did not have a person from Assam in our group, but we need to integrate that experience as well because we are coming from different locations. So there are differences and there are commonalities. The commonalities is that the state is trying to redefine citizenship and trying to exclude people that do not fit within its image of a Hindu nation, and in that and those who are political dissenters. So that is the commonality across all these things, but there are different ways in which it manifests itself, and we need to recognize that in order to make sure that there is an alignment at the national level from various corners of the country. आखिरी में जस्ट समेटते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस सभा में आ पाया बहुत लंबे समय के बाद। तो जस्ट एक या दो चीज हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, वो ये कि जो नागरिकता की जो बात है, नागरिकता और उसकी पहचान की जो बात है और उसकी जो रिसर्शन की बात है, उस रिसर्शन को हमने अभी हाल ही में झारखंड में देखा, जहां असम की मुख्यमंत्री जो झारखंड में काफी समय तक एक लॉबी करते रहे, और दूसरी तरफ ये था कि हमने वहां की नागरिक समाज ने जिस तरह से झारखंड की सत्ता को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ये सराहनीय और एक प्रेरणादायक बात है कि झारखंड के जो नागरिक समाज है वो एक सत्ता को में बदलाव लाने के कितने काबिल हो सकते हैं। इसकी जो मूल भावना एक आदिवासी समाज में एक ऑर्गेनिक ढंग से अगर वो सामने आती है तो वो एक बहुत बड़ा प्रभाव रख सकती है। जहाँ पर अगर हम ये कहें होड़ ये माने होता है एक ह्यूमन बीइंग, और जो इसके काउंटर में है एक लीकू जो एक अगर उसको एक सरल भाषा में बोले एक एलियन। लेकिन ये जो पूरी धारणा है, इसके पीछे एक जो मूल चीज जो छिपी हुई है कि जो लीकूपना है वो एक गैर इंसानियत आदिवासी समाज का जो हितैषी है और जो आदिवासी समाज का उसका गैर हितैषी है, इस चीज को हम बहुत बुनियाद से इसको समझ पाए। और यही एक कारण है कि आदिवासी समाज जो एक बहुत लंबे समय से झारखंड के क्षेत्र में बहुत सारे संघर्षों में रहा, लेकिन वो कभी सामने नहीं आ पाया। भारत की आज़ादी के संघर्ष में भी और उससे कई दशकों पहले से ये संघर्ष आदिवासी समाज के अंदर से रहा है। हमें इन आदिवासी समाज के जो संघर्ष हैं उसको अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखने और समझने की जरूरत है। और जहाँ तक सीएए की बात है और इसमें जो अमेंडमेंट की इसको जो खारिज करने की बात हो रही है, इस बात को अगर हम दूसरी तरह से देखें तो हम इसके दूसरे चरण में, पहले चरण में वो था जिस समय विश्व युद्ध हुआ और उस समय जिस तरह से लोगों को चिन्हित करके उनको एक पक्ष में किया गया। आज भी वो समय है जब ये कानून लाकर वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो मनुवादी के खिलाफ जा रहे हैं। तो जितने
इनफैक्ट इस सेशन में जितने भी साथियों ने प्रेजेंट किया, ऑब्वियसली लंबा चला सेशन, बट आप सबने देखा है कि कितने विविध प्रकार के मुद्दे हैं, कितने मतलब सतरंगी चुनौतियां हैं, सतरंगी समस्याएं हैं हमारे देश में। तो इसका सतरंगी समाधान ढूंढने के लिए हम सब यहाँ पर हैं और साथ में रहेंगे, जुड़े रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे इसी एक इनकलाबी स्पिरिट के साथ। सभी साथियों को जोरदार जिंदाबाद। यहाँ जितने भी साथियों ने प्रेजेंट किया, एक बार प्लीज तालियां हो जाए नीचे से मंच पर जितने भी साथियों ने प्रेजेंट किया। एक एक मंच एक एक विषय पर बहुत काम हुआ है और आगे भी बहुत काम होना बाकी है, मगर हम सबको एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी देने की जरूरत है। और हम सब शायद देख भी रहे हैं कि ये सब अलग अलग मुद्दे नहीं है। जितने भी प्रेजेंटेशन हमने देखा, इसमें काफी एक इंटरसेक्शनैलिटी का एक हकीकत है, वो झलक रही थी हर एक साथी के प्रेजेंटेशन में भी। और इसलिए भी ये सब जो मंच है या सतरूप से NAPM का वाइडर इकोसिस्टम या